उस पेपर पे आधारित क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। और कल वाली हम लोगों ने कल जो है पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस यहाँ तक किया था। तो आज हम इसके बाद का क्वेश्चंस करेंगे। कल वाली क्लास में आपने देखा होगा आपको फिजिक्स ज्यादा देखने को मिला है, आज आपका केमिस्ट्री और 1 से 2 क्लासेस होंगी, आपका पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइंस किसको पढ़ना है, तो देखिए आप जीएस का आप पेपर उठाइए और प्राइमरी में 120 नंबर का पूछा जाता है जीएस, जिसमें साइंस के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। साथ में आपका 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी में जो है आपका जीएस होगा ही, तो उसमें साइंस पूछा जाएगा। और अगर आपका साइंस विषय ही है जैसे कि 6 to 8 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पूरा वीडियो देखें। अगर आपको सच में ये मेहनत पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हर दिन क्लास के बाद से आपको रात में या फिर उसके अगले दिन में डेली पीडीएफ भेजती हूँ। जैसे कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 201 लाइनर पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है। जिसे नहीं मिला है आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ से अगर आपने रिविजन नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं है क्लास देखने का। ठीक है, तो प्लीज क्लासेस देखें, साथ में रिविजन भी करते रहें। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ वो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के क्वेश्चन भी है एंड बार बार पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको समझ में आए। तो हमारा पहला ही प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतया प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी नाभिकीय विखंडन वाली चीजें सामने आएंगी तो याद रखना कि इसको उत्पन्न करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो है हमारा यूरेनियम। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको याद रखें। करेक्ट आंसर इज यूरेनियम। कभी 235 भी लिखा रहता है। परमाणु रिएक्टर परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक जो उपयोग होता है वो यूरेनियम है। यूरेनियम प्रचुर मात्रा में है और समुद्रों सहित दुनिया भर में कई स्थानों पर पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में, प्लीज याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय जो विखंडन है, इससे विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, यूरेनियम का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। परमाणु रिएक्टर में किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो वो होगा नाभिकीय विखंडन। अब इसको डिटेल में देखते हैं। परमाणु भट्टी या फिर जिसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, यह एक क्या है, डिवाइस है। डिवाइस रिएक्टर होता है जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में किस प्रक्रम के द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है, तो वो है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि ये जो दूसरा 52 नंबर का क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है। अब देखो केमिस्ट्री में ना हमेशा पूछा जाता है कि किसने किसकी खोज की है। जैसे कि परमाणु नाभि की खोज किसने की थी, तो वो हो जाएगा हमारा रदरफोर्ड, याद रखिएगा। और एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है, मतलब जो पॉजिटिव होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, जो धन आवेशित होता है तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में नाभिक बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं धन आवेशित जो है कण बोलते हैं। तो आखिर में ये क्या है उसको एक बार डिटेल में देख लो। तो देखो जो परमाणु के केंद्र में ना धनात्मक आवेशित वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं नाभिक, मतलब हम इसे कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है नाभिक प्रोटॉन नामक कणों का एक संग्रह है जो धनात्मक रूप से आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होता है। तो प्रोटॉन भी आपका पॉजिटिव हो गया और न्यूट्रॉन आपका जो है न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। इसलिए यह नाभिक को धनात्मक रूप से आवेशित करता है। समझ में आ गया। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जो एटम का जो केंद्र होता है ना वो धन आवेशित हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, तो वो जो हमारा ये जो केंद्र होता है उस, ये देखिएगा जो हमारा केंद्र होता है उसको, ये जो हमारा ये है ये नाभिक हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, धन आवेशित वाला हिस्सा होता है। ओके, चलिए। और इसमें कुछ याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है कि किसने किसकी खोज की है, तो रदरफोर्ड ने खोज किया है कैथोड किरण। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि रदरफोर्ड ने किसका जो है खोज किया, तो रदरफोर्ड ने कैथोड किरण नलिका के प्रयोगों में प्रोटॉन की खोज की है। ठीक है, किसकी, प्रोटॉन की खोज की है। और चैडविक ने किसकी खोज की है, न्यूट्रॉन की। और जे थॉमसन ने खोज की है इलेक्ट्रॉन की। अब ये देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो आप बताएंगे रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो आप बताएंगे चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन। तो ये याद रखना, तीनों नाम बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए। जो हमारा कॉस्मिक किरण होती हैं वो होती हैं आवेशित कण हैं। अब ये क्या है ये एक बार देख लेते हैं। कॉस्मिक रेज हम जिसे बोलते हैं, तो ये आवेशित कण होती हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च
ऊर्जा प्रोटॉन और परमाणु नाभिक है जो प्रकाश की गति से लगभग अंतरिक्ष में चलती है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो आवेशित कण हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो धन आवेशित का भाग है, उसी तरीके से जो आपका बीटा कण होता है वो आपका ऋणात्मक आवेश होता है। ध्यान दीजिएगा, जो बीटा कण होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश कौन होता है? बीटा कण। अब ये क्या है भाई, सुन लो। बीटा कण जो होता है अत्यंत ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन है जो आंतरिक नाभिक से मुक्त होते हैं और इनका जो द्रव्यमान होता है ना, मास, वो नेग्लिजिबल होता है और चार्ज इसका नेगेटिव होता है। तो न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में एक बीटा कण के उत्सर्जन पर विभाजित होता है। इस वजह से जो ऋणात्मक आवेश होता है वो है बीटा कण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आपका जो प्रोटॉन होता है वो धनात्मक रूप से आवेशित होता है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि उदासीन होता है। तो प्रोटॉन आपका धनात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि आपका जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। और ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है आप जानते ही है वो हमारा ऋणात्मक होता है। तो याद रखिएगा, जो प्रोटॉन है वो धनात्मक, न्यूट्रॉन उदासीन और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में निम्न कण प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जिसे हम बोलते हैं भारी पानी। क्या होता है ये भारी पानी? हैवी वाटर। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। अब भाई इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है? तो आपको समस्थानिक भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तभी जाकर आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो, क्योंकि ये रासायनिक सूत्र पूछा जाता है कि भारी पानी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हम उसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम लिखते हैं D2O। ये होता है हमारा भारी पानी। अब ये क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है वो आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, अब ये क्या है आइसोटोप, वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने, और ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। तो याद रखिए, आपका प्रोटियम जिसे हम 1H1 लिखते हैं, ड्यूटेरियम आपका 1H2, ट्रिटियम आपका 1H3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम 3 होते हैं। भारी पानी जो होता है ना, वो पानी का एक रूप है जिसमें प्रोटियम के बजाय ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, बस याद ध्यान रखना कि जो भारी पानी होता है ना, वो वाटर का ही एक रूप होता है, बट क्या होता है ना कि उसमें प्रोटियम की जगह पे क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। परमाणु रिएक्टरों में भारी पानी का उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारी पानी का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में। तो ये जो जो पॉइंट्स लिखा है, क्वेश्चन नंबर पे मत ध्यान देना, क्योंकि हर एक जो पॉइंट्स में क्वेश्चन के नीचे लिख कर लेकर आती हूँ ना, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी हुआ है बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? मान लो आप चले गए चांद पे, आपने वहां से एक पत्थर लिया, वहां से आप पृथ्वी पर लेकर आ रहे हैं, तो क्या उसका भार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो देखो भाई, आप पत्थर लेकर आए पृथ्वी पर तो उसका भार तो बदल जाएगा, परंतु उसका जो मास है, जो उसका द्रव्यमान है, वो नहीं बदलेगा। ऐसा क्यों? तो ये रीजन भी आपको समझना चाहिए। देखिए क्या होता है कि वजन जो है किसी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण का बल है, आप सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वस्तु के द्रव्यमान और किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का ये गुणनफल होता है, मतलब W = mg। ये तो आपको पता ही है। यदि एक चट्टान को चांद की सतह से धरती पर लाया जाता है तो इसका वजन परिवर्तित होगा, लेकिन इसका मास नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य उस पृथ्वी का 1/6 है, इसलिए चट्टान का जो वजन होता है ना, वो बदल जाएगा। द्रव्यमान जो होता है वो एक अपरिवर्तनीय राशि है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, जबकि एक वस्तु का वजन, यहाँ पर देखिएगा, द्रव्यमान एक अपरिवर्तनीय राशि है, जबकि एक वस्तु का वजन W = mg जो कि चर है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g का मान परिवर्तित होता रहेगा, इसलिए इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं, जब भी आप पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लेकर आएंगे तो। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वैसे तो एक लाइन का आंसर था, बट ये सारी चीजें आपको अगर पता होगी तो आप एग्जाम में आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि रटने के बजाय आपको समझना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दो तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घटेगा, बढ़ेगा? तो याद रखिएगा घट जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तारे जो स्टार्स होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते, मतलब वो मूव करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स है ना वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो होता है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही रीजन है। ये तो हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, एनसीईआरटी में, कि जो हमारा अर्थ होता है वो पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम ईस्ट। एक मिनट यहाँ पर लिख भी देती हूँ इंग्लिश में, ये देखिए, और ये हमारा हो गया वेस्ट। तो जो पृथ्वी होती है वो वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसीलिए जो स्टार्स होते हैं वो हमको पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। अब ये क्या है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो स्पष्ट तारा ट्रैक वास्तव में तारों के हिलने के कारण नहीं बल्कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। जो ये आपको गति वगैरह दिखाई देता है तो वो तारों के मूवमेंट की वजह से नहीं, हमको पृथ्वी की घूर्णन की गति के कारण दिखता है। क्योंकि पृथ्वी एक धुरी के साथ घूमती है जो कि उत्तर तारे की दिशा में इंगित की जाती है, ये तो हमने पढ़ा ही था। तारे आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं, उसका रीजन यही है बिकॉज पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बस यही एक रीजन है। तो ये मत समझ लेना कि तारे के मूवमेंट की वजह से, नहीं, पृथ्वी की घूर्णी गति के कारण है ये, ठीक है। चलिए, अगर आपको सच में अच्छा लग रहा हो तो क्लास, तो प्लीज लाइक जरूर करना, एक मोटिवेशन मिलता है और एग्जाम के पहले तक सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है वो है हमारा सौर ऊर्जा। क्योंकि सौर ऊर्जा ना एक सेफ, मतलब कहा जा सकता है कि स्वच्छ है, स्वच्छ स्रोत है, क्योंकि इसकी वजह से कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है वो हमारा सौर ऊर्जा है, क्योंकि सीधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम कहते हैं सौर ऊर्जा, और इसका उपयोग सौर सेलों के साथ बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है और इसलिए इससे वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, और पीडीएफ की चिंता तो बिल्कुल मत किया करो, मैं सारी पीडीएफ वैसे भी टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, क्या करूंगी मैं रख के, वो तो मैं भेजूंगी जब यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आप जानते ही हैं पार्किंसन बीमारी, और इसके लिए डॉक्टर जो अरविंद कार्लसन है, अब ये याद रखना क्योंकि कई बार पूछा गया है कि किसको मिला है, कार्लसन, डॉक्टर अरविंद कार्लसन को पार्किंसन बीमारी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, और मस्तिष्क के रासायनिक संकेतों और पार्किंसन रोग के परिणाम स्वरूप उपचार के लिए इनको 2000 में फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन, रिक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो हम करते हैं भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा भूकंप की तीव्रता है और इसे रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। तो ये आप याद रखना कि रिक्टर स्केल का उपयोग जो है हम भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछेगा कि वायु की गति को किसके द्वारा मापते हैं, तो वो हाईलाइट किया है मैंने, एनीमोमीटर। वायु की गति को हम एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता को हम फोटोमीटर के द्वारा मापते हैं, और पानी की लवणता को सैलिनोमीटर के द्वारा मापते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पर मिल गया याद करने के लिए। और ये हमने भूकंप की तीव्रता वाला जो क्वेश्चंस लिया ना, इसके साथ वायु, प्रकाश, ये तीनों, पानी, इन तीनों का याद रखना क्योंकि चारों क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन है भाई, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एटमॉस्फेयर की जो हमारा एयर होता है उसमें सबसे ज्यादा जो अधिक होता है वो होता है हमारा नाइट्रोजन, और वो होता है 78%। तो बाकी के भी गैस होते हैं वो भी पूछे जाएंगे आपसे, तो याद रखना कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो होता है नाइट्रोजन 78%। अब इसके अलावा भी क्वेश्चन बने हुए हैं जैसा कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप देखिए, नाइट्रोजन आपको पता है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का संगठन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन आपका 78.08% है, ऑक्सीजन आपका 20.95%, उसके बाद से ऑर्गन आपका 0.93 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। ये परसेंटेज याद रखना क्योंकि ये सारे नाम देखकर आपको बोलेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे कम कौन सी पाई जाती है, तो इसलिए आपको याद रखना है इन सभी के नाम साथ में परसेंटेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है कि बढ़ जाता है? आपने पानी से बर्फ वगैरह तो बहुत जमाए होंगे, तो जब भी पानी जमता है तो जो उसका घनत्व होता है वो कम हो जाता है। क्या होता है कि पानी का घनत्व बढ़ जाता है क्योंकि इसे ठंडा किया जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर यह अधिकतम घनत्व तक पहुंच जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अधिकतम घनत्व पे कितने डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब यह हिमांक बिंदु तक पहुंचता है तब इसका घनत्व घट जाता है, मतलब
कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको एक जो है केमिकल रिएक्शन दिख रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखना H यहाँ पर लिखा है OOC इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। और ये आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेगा कि ऑक्सैलिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, या फिर ये लिख के पूछ लेगा कि हम इसको कौन सा अम्ल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। उसी तरीके से आपसे एसिटिक अम्ल का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, या तो इसको C2H4CO H4O2 या फिर CH3COOH, सेम वही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं C 2 बार है तो इससे हो गया C2, फिर H आपका 4 बार है तो H आपका 4 हो गया। ठीक है, और O आपका कितना है 2। तो बात वही है, दोनों सिमिलर ही है, बट दोनों नाम याद रखना। कई बार हम एक इतना रट लेते हैं कि ये अगर लिख के दे देना तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे। तो ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला याद रख लो, एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, और इसकी पहचान भी आपसे पूछी जा सकती है। तो जो भी खट्टी चीजें होती है उसमें एसिटिक अम्ल जो है पाया जाता है, और इसका स्वाद खट्टा होता है, तीखा होता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो सिरका है वो भी खट्टा तीखा होता है, तो वो क्या है हमारा एसिटिक अम्ल। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। तो एक क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने बोला ना कि एसिटिक अम्ल, उसका फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है ये किसके समान होता है। इसकी गंध आपको पता ही है, खट्टा तीखा होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है खट्टा तीखा होता है, और ये होता है सिरका। ऑप्शंस में बहुत सारी चीजें लिखी रहेंगी तो उसमें पहचानना आपका काम है। तो एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, सिरका। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। अभी जो हम हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़ रहे थे, 3 होते हैं ना, प्रोटियम, ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम। तो वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या में। अब भाई ये समस्थानिक क्या होता है, तो चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ध्यान रखिएगा, किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के बीच न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर का अर्थ है कि विभिन्न समस्थानिकों अलग अलग द्रव्यमान होते हैं। तो यही सेम चीज यहाँ पर पूछा हुआ है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। इसमें न्यूट्रॉन तो अलग अलग होगा, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। ठीक है, चलिए एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। ठीक है, अब नाभिक जो है परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक, अभी मैंने आपको बताया ना, धनात्मक वैद्युत आवेश होता है, और नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। इस कण को हम न्यूक्लियस कहते हैं। आपका प्रोटॉन जो है पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। दोनों का द्रव्यमान भी लगभग बराबर होता है। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किसका एक उदाहरण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो है ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अब देखो यहाँ पर पीएच मान जो है, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारे ही पॉइंट मैंने एक ही क्वेश्चन में नोट कर दिया है। देखो जो उदासीन, जो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, याद रखिएगा 7। तो पीएच स्केल होता है, आपको पता है। यहाँ पर अगर मैं 1 मिनट देखिए, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये मैंने किस लिए बनाया, ताकि आपको समझ में आए। तो पीएच स्केल की सबसे पहले याद रखना, जो रेंज होती है यहां से 0 से लेके 14 तक। ठीक है, कहां तक होती है, 0 से लेके 14 तक। और इसकी खोज किसने की है, तो सोरेनसेन ने की है। यदि पीएच यहां पर आप देखिएगा 7 से, यहां पर देखो 7 से अगर ज्यादा है, मतलब 7 से वैल्यू इसकी ज्यादा है, 8 है, 9 है, 10 है, तो वो अम्लीय होगा। बट अगर उसका जो वैल्यू है वो 7 से कम है, जैसे कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो वो क्षारीय होगा। बट अगर वो 7 है तो वो उदासीन होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, ये कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू जो है वो 7 से अधिक है, तो विलयन आपका अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले याद रखो कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, और पीएच स्केल का उदासीन मान 7 के बराबर है। पीएच स्केल वह पैमाना है जो किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करता है। पीएच की खोज किसने की है, सोरेनसन ने की है। और इसकी रेंज कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताया 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर आपसे जब भी पूछेगा कि अगर 7 से वैल्यू ज्यादा है तो वो अम्लीय होगा, और अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो क्षारीय होगा। मतलब अम्लीय का मतलब एसिडिक और क्षारीय का मतलब बेस। ठीक है,
यदि pH इज इक्वल टू 7 हो गया है तो वो विलयन उदासीन है, मतलब अगर 7 वैल्यू आ गई तो वो हमारा क्या हो गया, उदासीन है। अब मुझे बताओ शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, बताइए। जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्योर वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू कितनी है, तो 7 होती है। तो ये पूरा याद रखना क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन 1000 बार बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। अब ये वाला भी क्वेश्चन भी पूछता है, अगला क्वेश्चन, कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या है, तो कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। तो कॉपर, जिंक एंड निकल याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें परसेंटेज तो नहीं पूछेगा बट मैंने लिख दिया है कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है आपका, कॉपर जिसे हम तांबा बोलते हैं, जिंक होता है, निकल होता है, ठीक है। तो परसेंटेज मत याद करना, फिर भी याद रखना कि आखिर में जर्मन सिल्वर में क्या क्या चीजें मिली होती हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी गैस होती है, तो वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे, हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है H2O ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारे गैसेस के नाम जो है आपके ऑप्शंस में रहेगा। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है CO2 और आपको इसी पे टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ड्राई आइस, कई बार आपने सुना होगा कि यार ये ड्राई आइस आपने देखा होगा उसमें से धुएं जैसा ऐसा निकलता है, ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ हम जिसे बोलते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हम उसे कहते हैं शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन, की जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो पहले मैंने सोचा था कि इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ नोट कर दूं बट उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि बेसिकली एक तरीके से फॉर्मूला को इलेबोरेट करके लास्ट में आ जाता 8/1। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा H2O है मतलब जल है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात हो जाता है 8:1, ठीक है। 8:1 ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन काम नहीं आने वाला है, याद है तो ठीक है। तो ये वाला याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, कई बार आपने देखा होगा कि हम चिप्स के पैकेट वगैरह खरीदते हैं तो देखते हैं कि यार ये तो इतना फूला फूला है, फिर अंदर देखते हैं तो 4-5 ही हमको दाने मिल जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है कि आलू के जो चिप्स वाले प्लास्टिक बैग होते हैं उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिससे क्या नाइट्रोजन कहा जाता है। तो जो आपको फुली फुली जो पैकेट दिखती है ना उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से हमको इतना फूला फूला दिखता है, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है नाइट्रोजन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और इससे कई बार डेथ भी हो जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड आसपास में है तो उसमें सांस लेना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जो है संयोजन कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, इसी वजह से सांस लेना खतरनाक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सांस में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जैसे हमने मान लो ब्रीथ की, ऐसे सांस लिया तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गया और वो हमारे हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है, जो कि आपको पता है आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाओं का प्रोटीन होता है जो खून को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन की वजह से तो हमको लाल रंग मिलता है ना, ब्लड का रंग, और ऑक्सीजन ले जाने में मदद देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, खून को ऑक्सीजन ले जाने से रोकता है, इसीलिए शरीर के उत्तकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में सांस लेना खतरनाक हो जाता है बिकॉज ये हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीतल के घटक हैं और ये क्वेश्चन पूछा है, इसको याद करा देती हूँ ट्रिक से। पिताजी हम सभी के पिताजी हैं और इसी से आपको याद रखना है कि भाई ये पिताजी क्या है, तो चलो देख लेते हैं। तो आपका पिताजी से पीस, यहाँ देखो पीतल का मैं आपको बता रही हूँ, तो ज से आप याद रख लेना जस्ता, ठीक है। त से हो गया आपका तांबा। ये ट्रिक है क्योंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होगा। और यहां पर देखो ये हमारा पी से हो गया पीतल, तो पिताजी ये नाम याद रखो। तो पी से हो गया पीतल, इसमें क्या क्या मिलते हैं, त से हो गया तांबा, जौ से हो गया जस्ता। तो इसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। चलिए, तो पीतल के घटक पिताजी, पी से पीतल, त से तांबा, जौ से जस्ता। अगला क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, हमसे ब्रॉन्ज बहुत पूछता है। तो ब्रॉन्ज हमारा कॉपर एंड टिन, इसे याद कर लो। कांसा में कौन कौन से धातु जो है होते हैं, तो वो होता है हमारा तांबा एंड टिन, ठीक है। चलिए
अभी मैंने आपको भारी जल के बारे में पढ़ाया था, तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप भूलेंगे। भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, D2O, और इसका रासायनिक नाम आप मुझे बताएंगे। अभी मैंने आपको बताया अनबुझा जो चूना होता है हम उसे कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये क्या चीज है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये अनबुझा चूना होता है। आपसे पूछेगा कि अनबुझा चूना किसे कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर चूने के रूप में जाना जाता है, एक रासायनिक यौगिक जिसका सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम अनबुझा चूना भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह पे हम हीलियम गैस क्यों भर देते हैं, बताओ। जो गैस के गुब्बारे आपने देखा होगा तो उसमें हम हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम गैस भर देते हैं, बिकॉज ये सेफ होता है और ये ज्वलनशील नहीं होता है। आज हम हीलियम का यूज करते हैं हाइड्रोजन के बजाय, बिकॉज यह एक अक्रिय और अज्वलनशील है जो कि चीजों को बहुत सुरक्षित बनाती है। इसीलिए हम हीलियम जो गैस है वो उसका यूज करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये कई बार पूछा है, तो मैं एक चीज यहाँ पर आपको ट्रिक अभी लास्ट में बताऊंगी, बट ध्यान रखना कि ये साइंस का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, फिर भी हम कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये क्या है देख लेते हैं। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, और इसका दूसरा नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वैसे फेमस तो यही है बाइकार्बोनेट। इसे लोकप्रिय से हम इसको कुकिंग सोडा कहते हैं, मतलब खाने वाला सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अब चलो देख लेते हैं इसको याद कैसे करना है। देखो, खाना फॉर ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, खाना जो है, अगर हम बहुत सारे लोग जो है खुद से नहीं बना पाते हैं, तो वो रख लेते हैं एक बाई। तो खाना उनके घर में कौन बनाती है, बाई। अब इस बाई से आपको क्या याद रखना है, बाई कार्बोनेट। अब कभी आप नहीं भूलेंगे कि अगर आपसे बेकिंग सोडा पूछेगा, खाने वाला जिसे हम सोडा बोलते हैं, इस बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो भाई खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है। तो बाई से हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ऑप्शन में लिखा रहेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इन दोनों ऑप्शंस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप याद कर लेंगे भाई हम खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो खाना कौन बना रही है, बाई बना रही है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं, कुकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और खाना बनाती है बाई, इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक ट्रिक मैंने आपको बताया है, याद रखिएगा। ओके, और अगर आपको सच में क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। 8 से 9 हजार लोगों में से केवल 400 लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, तो शायद मुझे और भी मेहनत करने की जरूरत है ताकि अच्छे से कंटेंट दे सकूं। चलिए, अगला क्वेश्चन, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना लेता है, तो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। लोहा मतलब Fe, क्रोमियम आपका हो जाएगा, और आपका निकल हो जाएगा। तो ये तीनों नाम याद रखना। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम एंड निकल जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, अब फीवर होता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई थर्मामीटर कहाँ गया, देखें कितना टेम्परेचर है। तो भाई जो थर्मामीटर होता है उसमें जो धातु यूज करते हैं वो क्या होता है, तो थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग करते हैं, तो वो होता है पारा, Hg। ठीक है, ये भी याद रखना। कई बार पूछा गया है कि थर्मामीटर में कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, पारा, जिसे हम बोलते हैं Hg। ओके, चलिए, अब वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो वो होती है रेडॉन। अब ये क्या है, तो देखो, आपने जो आवर्त सारणी देखी होगी, उसमें समूह 18 जो होती है वो निष्क्रिय गैसों का होता है, और ऑर्गन सहित गैसों की एक श्रृंखला का यह समूह हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन है। रेडॉन सभी में एकमात्र रेडियोधर्मी है, और यह वायुमंडल में भी मौजूद नहीं है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज ये है ही नहीं वायु में। तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, वो होती है रेडॉन। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कि आजकल तो हर चीज जो है, अगर आपको समोसे खाने वो भी मिल जाएगा, आपको मतलब पोहा खाना है, सब कुछ बना बनाया है। तो आखिर में इसमें कुछ ना कुछ चीज यूज करते होंगे ना कि खराब ना हो, जो प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं ताकि लंबे समय तक चले, तो वो होता है सोडियम बेंजोएट। अब से जब भी आप पैकेट फूड खाना, तो आप याद रखना कि उसमें क्या होगा, प्रिजर्वेशन के लिए क्या यूज किया गया होगा, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो खाने की वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। चलिए, अब ये है आंसू गैस, और आप जानते हैं कि आंसू गैस का यूज बहुत बार किया जाता है, और आंसू गैस में कौन सी गैस शामिल होती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्लोरीन। तो याद रखिएगा, क्लोरीन। ठीक है, तो आंसू गैस में कौन सी गैस शामिल होती है, वो होती है क्लोरीन, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? कई बार पूछा गया है, तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम याद कर लो, क्योंकि ये भी पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। और इसका पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लीज अगर आपको ना भी याद ना हो रहा तो इसको बार बार लिखना, क्योंकि कई बार पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। बेसिकली इसका ये सूत्र भी पूछता है और नाम भी पूछता है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O को क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ओके, अभी हमने अश्रु गैस के बारे में देखा, अब हम हंसने वाली गैस भी देखेंगे, लॉफिंग गैस, जिसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलो मैंने आपको क्यों याद कराया था खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि वॉशिंग सोडा भी तो पूछेगा, सोडियम कार्बोनेट। इसीलिए वो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जब भी कुकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के बारे में पूछेगा तो याद रखना खाना बाई बना रही है तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और वॉशिंग सोडा जिसका रसायन सामान्य नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं धोने का सोडा में यूज करते हैं ना, Na2CO3, ये इसका सामान्य नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो केमिस्ट्री में जो बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना इक्वेशन से रिलेटेड, तो वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है? ब्लू कलर का दिखता है, तो वो है कॉपर सल्फेट। ठीक है, नीला थोथा या फिर जिसे हम तूतिया बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, ये अकार्बनिक यौगिक है और जिसका रासायनिक सूत्र है CuSO4, मतलब ये कॉपर हो गया, ये आपका सल्फेट हो गया। इसे हम क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। चलिए, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र यह भी हमने किया, यहाँ पर आप देख सकते होंगे Na2CO3। तो ये क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। तो धोने का सोडा एक सफेद गंधहीन पाउडर है और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है और इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से हम किसे जानते हैं, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएं। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है, तो वो है बॉक्साइट, और ये कहाँ पर पाया जाता है ये भी आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अयस्क है बॉक्साइट। सारे क्वेश्चंस आपको TRE1 TRE2 के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, तो आप इसलिए भी सारे क्वेश्चंस कर लेना। नींबू खट्टा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जो हम लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, खट्टे लगते हैं क्योंकि उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। इस वजह से खट्टी वाली चीजों में ना सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड, याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाने वाली गैस है वो हमारा है मीथेन, CH4। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा है, 98 वाला, कि जो सल्फर होता है उसको गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने के लिए प्रयुक्त जो रासायनिक प्रक्रिया है, हम इसको वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, वल्कनीकरण कहा जाता है। तो ये बहुत बार पूछा है, प्लीज आप ये नाम मत भूलना, ये नाम। ठीक है, वल्कनीकरण, सल्फर को गर्म रबर में ताकि वो टाइट हो जाए, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए करते हैं? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आयोडीन टेस्ट का हम यूज किसका पता लगाने के लिए करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा होगा कि हमको कई बार मधुमक्खी काट लेती है, तो घर में, गाँव अगर में आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई चूने का लेप लगा दो। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा फिर दर्द। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड होता है उसमें, जैसे ही हमने चूना लगाया तो CO के साथ वो बेअसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, बिकॉज मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाता है। तो ये आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस तो किए हैं, बट साथ में इसमें और भी इंक्लूडेड है, कुल मिलाकर 100+ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के साथ 3-3 4-4 पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना। 2 से 3 दिन में आपका साइंस कंप्लीट, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। PDF के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, और प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सच में वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।